हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज मैं आप लोगों को यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 थ्योरी के बारे में बताने जा रही हूँ। फर्स्ट है अबव प्रिंसिपल N+L रूल, जिसे कहते हैं अबव सिद्धांत। सेकंड है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसे कहते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। थर्ड है हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ये जो टॉपिक है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। या तो फिर पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ सकता है, या अबव प्रिंसिपल आ सकते हैं, या हुंड्स रूल आ सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आईएमपी क्वेश्चन में से एक है। अगर इस टॉपिक की तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल लोगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आया था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस जो ये थ्योरी है उसके बाद आप लोग आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो निकाल पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अबव सिद्धांत N+L का नियम। तो आखिर ये N+L नियम क्या है जो अबव सिद्धांत के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, तो मैं आगे इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो आखिर ये N और L क्या होता है, तो ये है क्वांटम नंबर्स। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को जस्ट क्वांटम नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो उससे रिलेटेड होंगे, तो इसलिए अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो प्लीज उसे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस जो है वो देख सकते हो बीएससी से रिलेटेड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अबव सिद्धांत। तो सबसे पहला इस थ्योरी में कहा जा रहा है, इस थ्योरी के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम जाना जा सकता है। हमें पता है कि एटम्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, लेकिन वो किस क्रम में भरेंगे इस सिद्धांत के द्वारा हमें पता चलेगा। ठीक है, इस थ्योरी का यूज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निर्धारित करने में किया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर ये तीनों सिद्धांत आप लास्ट तक देखते हो तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जो है वो सीख जाओगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में पहले भरते हैं। अब हमें पता है कि एटम में जो है वो ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि S, P, D, F। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले भरते हैं, उसके बाद अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरते हैं। तो हम देखेंगे कि आखिर ये जो कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो S, P, D, F, मतलब S की जो एनर्जी होती है वो P की अपेक्षा कम होती है, और जो S की एनर्जी होती है वो P जो है वो ज्यादा एनर्जी वाला होता है। उसी प्रकार P की अपेक्षा D की एनर्जी ज्यादा होता है, D की अपेक्षा F की एनर्जी ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहले S ऑर्बिटल में भरेंगे, क्योंकि जो S ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो बाकी ऑर्बिटल की अपेक्षा कम है। जब ये S ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे उसके बाद जो है वो P ऑर्बिटल में भरेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में पहले भरते हैं। ठीक है, ये है क्रम इलेक्ट्रॉन के भरने का। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। तो इसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगर किसी भी एलिमेंट का अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो कम से कम यहाँ तक तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। इतना दूर का तो बहुत कम एलिमेंट में यूज होता है, यहाँ तक आप लोगों को एटलीस्ट रटना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं N+L नियम आप लोगों को बताती हूँ कि उस नियम के थ्रू हम कैसे जानेंगे कि कौन से ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो ये है आपका N+L का नियम। कई बार आप लोगों ने बुक में देखा होगा इसे। बहुत ही इजी है, भले हार्ड आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी है। मैं आप लोगों को ऐसे इजी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इसे आसानी से बना पाओगे। क्योंकि देखो एग्जाम में अगर अबव सिद्धांत आया तो ये सब लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि इसी समय सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ। आप लोगों को नोट्स में इसे नोट डाउन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आप एकदम छोटा सा ही थ्योरी नहीं लिख सकते, कम से कम उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और N+L का नियम तो आता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उप ऊर्जा स्तर, मतलब उप ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल है। ठीक है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d। तो इस प्रकार से ये है। अब ये जो वाला लाइन है फर्स्ट वाला, उसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 1s के बाद 2s आता है, फिर 2p, 3s, 3p, इस प्रकार से। ठीक है, अब N और L, तो मैंने आप लोगों को क्वांटम नंबर में बताया था N का वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, और L का वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, इस टाइप से। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, N+L, मतलब इन दोनों का जो हम लोग जब इन दोनों को एडिशन करेंगे, मतलब इन दोनों का जो योग होगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे।
तो सबसे पहले n का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो एकदम ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को छोटा सा इजी ट्रिक्स बता देती हूँ। जैसे कि 1s है, ठीक है, तो 1s है तो s में सामने में क्या लगा है 1, तो n का वैल्यू 1 होगा। 2s है, सामने में क्या लगा है 2, n का वैल्यू क्या होगा 2। 2p है, सामने में क्या लगा है 2, 2। 3s 3, 3p 3, 3d 3, 4s 4, 4p 4, 4d 4, 4f 4, 5s 5, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। समझ गए आप लोग कैसे 1 2 3 कैसे लिखना है। 3p है तो उनका n का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। इसे देख करके आप समझ जाना कि n का वैल्यू जो है वो क्या होगा, क्योंकि n जो है n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, ठीक। देन हम l का वैल्यू देखेंगे, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, l का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो 1s के लिए क्या होगा 0 होगा। 2s 2p के लिए क्या होगा 0 1। मैं यहाँ पे जो आप लोगों को ये जो मार्क की हूँ, ठीक है, उससे आप लोग l का वैल्यू निकालोगे। देखो 1s के लिए 0 हुआ, फिर ये जो खंड है, ठीक है, 2s और 2p के लिए 0 1 होगा, क्योंकि n का वैल्यू l का वैल्यू जो है 0 1 2 3 ऐसे ही स्टार्ट होता है ना। फिर हम लोग 3 वाला लाइन में आ गए, मतलब 3s 3p 3d वाले लाइन में आएंगे तो फिर से क्या फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा 0 1 2। फिर 4 वाले लाइन में आएंगे, फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा 0 1 2 3। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत इजी है। 1 वाला लाइन है 0 से स्टार्ट हुआ, 2 वाला लाइन है 0 1, 3 वाला लाइन है 0 1 2, 4 वाला लाइन है 0 1 2 3, 5 वाला लाइन स्टार्ट होगा फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत इजी है l का वैल्यू निकालना भी, एक बार आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। देन l प्लस l दोनों को कंबाइन कर देंगे, 0 1 और 0 1, 2 2 1 3, 3 0 3, 3 1 4, ये कंबाइन करके हम ये वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। n प्लस l नियम आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। इतना समझ आया। अब आखिर ये डायग्राम क्या है, तो इससे हम ये जानेंगे कि पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में भरेंगे। ये जो मैंने लाइन खींचा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में हम क्या भरेंगे, तो किसका वैल्यू 1 आया है, ये पहला लाइन है ना, तो किसका वैल्यू 1 आया है 1s का वैल्यू, तो यहाँ पे 1s लिख देंगे। सेकेंड लाइन में जाएंगे, किसका वैल्यू 2 आया है, केवल 2s का 2s लिख देंगे। थर्ड लाइन में जाएंगे, किसका वैल्यू 3 आया है 2p और 3s का 2p और 3s लिख देंगे। फोर्थ लाइन में जाएंगे, किसका वैल्यू 4 आया है 3p का आया है और 4s का आया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3p और 4s। पांचवें लाइन में जाएंगे, किसका किसका वैल्यू 5 आया है 3d का आया है 4p का आया है, 3d का आया है 4p का आया और 5s, क्योंकि यहाँ मैंने आगे नहीं बताया है, ये आगे चलते जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का वैल्यू 5s का भी 5 आएगा वैल्यू। उसी प्रकार से फ्रेंड्स ये बढ़ते जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हो 6 का वैल्यू 4d 5p 6s, मतलब क्योंकि मैंने आगे इधर नहीं लिखा है। तो ये है n प्लस l नियम। इसके अकॉर्डिंग हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 2p में भरेंगे, फिर 3s में भरेंगे, फिर 3p में भरेंगे। इससे हमें पता चलेगा। इतना आप लोगों को समझ आया n प्लस l का नियम क्या होता है। थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत ईजी है ये, ठीक है। एक बार याद कर लो, बीएससी फाइनल ईयर MSc तक काम आएगा, ये कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम। सभी एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसी तरीके से जो है वो निकाले जाते हैं, लेकिन कुछ अपवाद एलिमेंट भी होते हैं जिनमें ये नियम काम नहीं करता है। तो कौन कौन से हैं वो अपवाद तत्व, ये इसके अलावा और भी होंगे। तो ये अपवाद तत्व है जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं, बाकी सारे तत्व जो है वो इस नियम का पालन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आप लोगों का अब्बाउ का सिद्धांत और n प्लस l नियम। एग्जाम में अगर आया तो ये सब लिखना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ थ्योरी लिखने से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट ये बना के आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, वो भी इसी के बेस पे आधारित है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना ही हमें वो भी सिद्धांत सिखाएगा, ठीक है। तो चलिए हम वो वाला नोट्स हम देख लेते हैं। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत भी बहुत ही आसान है, ठीक है।
तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका डायरेक्ट ये बताती हूँ कि एक्चुअल में जो पाउली है उन्होंने क्या कहा था इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम में। ये SPDF, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, P में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, उनके 3 पार्ट होते हैं P ऑर्बिटल में, ठीक है। D ऑर्बिटल 5 पार्ट होते हैं, F ऑर्बिटल 7 पार्ट्स होते हैं। तो पाउली ने क्या कहा था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को मतलब ये बताया था कि कैसे भरा जाता है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल में कितना हम भर सकते हैं। खैर और भी उन्होंने सिद्धांत में हमने कहा था, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। पहले जो मेन टॉपिक है उसे हम समझ लेते हैं, ठीक है। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो भर सकते हैं। मतलब ये देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। उनका कहना है कि एक पार्ट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, या तो 1 या तो 2, उससे ज्यादा नहीं फिल होगा। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि 5 पार्ट है, इसका 5 खंड है। एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उन्होंने यह बताया था, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को शुरू से बताती हूँ कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आखिर होता क्या है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। परमाणु की विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए एवं उनकी व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए डब्ल्यू पाउली ने 1926 में एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। बहुत इजी है। कोई भी एटम्स है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है, मैंने आप लोगों को संख्या गिन के बताया ना कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो पाउली के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने यही कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे गिन सकते हैं और उनकी संख्या कितनी हो सकती है। कुल संख्या ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे उन्होंने यह भी कहा था, डेफिनेशन में देख लेते हैं, किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। मैंने आप लोगों को 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था। तो कोई भी एटम के उसके जो क्वांटम नंबर्स होंगे वो चारों बराबर नहीं हो सकते। अगर 3 बराबर होंगे तो चौथा मतलब अलग होगा ही होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकते। आगे इन्होंने क्या कहा था, इसका अर्थ यह है कि यदि किसी परमाणु में, यदि किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्याएं समान हो तो चौथी क्वांटम संख्या अवश्य ही भिन्न होगी, ठीक है। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की NLM क्वांटम संख्या कौन कौन से होते हैं, NLMS। तो अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की N, L और M क्वांटम संख्याएं अवश्य समान होगी, अतः एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तथा उनकी जो स्पिन क्वांटम संख्या है, मतलब चक्रण क्वांटम संख्या S है, वो अलग होगी, ठीक है। S अलग क्यों होगी, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो उनका चक्रण तो विपरीत दिशा में ही होगा ना। देखिए मैं बता रही हूँ। अब जैसे कि ये S ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फील हुए हैं, तो इनका चक्रण विपरीत दिशा में है। मैंने चक्रण क्वांटम संख्या में आप लोगों को क्या बताया था कि ये जो होते हैं वो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो चारों क्वांटम संख्या कैसे बराबर होगी। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत में मेन उन्होंने यही डेफिनेशन दिया है कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी बताया था कि जो सेल होते हैं, मतलब बोर के परमाणु मॉडल में सेल के बारे में आप लोगों को बताया था KLMN, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, N में 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम आ सकते हैं। और सब सेल में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। प्रत्येक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होना चाहिए। अगर इस ऑर्बिटल में कोई 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनका चक्रण हमेशा विपरीत दिशा में होगा, एक जैसे नहीं होगा। ये है ना, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस प्रकार सेल, सब सेल और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती है। मेन पाउली ने यही बताया था कि जो सेल होते हैं, मतलब जो KLMN और SPDF है, उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो फील होंगे। आप लोगों को आया फ्रेंड्स इतना समझ में। लास्ट हम देख लेते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। उन्होंने भी इसी के बारे में बताया है, इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम के बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम लास्ट थ्योरी देख लेते हैं, हुंड का बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
हुंड इस नियम के अनुसार क्या कहा जा रहा है, समान ऊर्जा के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन पेयरिंग तभी होता है जब आने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए कोई खाली ऑर्बिटल ना मिले। तो मैं आप लोगों को इसे बताती हूँ ये कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ बी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, सॉरी इसका परमाणु क्रमांक, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, यूज करेंगे 1s, देन 2s, देन 2p। 1s ऑर्बिटल में सबसे पहले अब इसमें 5 है, ठीक है। तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, क्योंकि पाउली ने क्या कहा था, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर 2s में फिल होगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद ये जो 2p है उसके 3 पार्ट है, 2px, 2py, 2pz। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो 2px में आएगा, ठीक है। देन अगर कार्बन की हम लोग देखें 6, इसका जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s में पहले 2 आया, 2s में 2, 1 2 3 4। अब इसमें 2px में आएगा, देन 2py में आएगा। तो हुंड ने यही कहा था कि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली ऑर्बिटल ना मिले। जब तक ये ऑर्बिटल खाली होंगे तब तक ये एक साथ नहीं भरे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास और कोई ऑर्बिटल है ही नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हो गए। लेकिन 2p के पास ऑलरेडी इतने सारे ऑर्बिटल बचे हैं, इतने सारे जो खंड है वो बचे हैं। तो पहले तीनों खंड को फिल करेंगे, उसके बाद उसमें डबल होगा। अब जैसे कि नाइट्रोजन का हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होंगे, ठीक है। लास्ट ऑक्सीजन में देखेंगे, ये जब तीनों ऑर्बिटल जो है वो तीनों खंड जो है वो फिल हो गए, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आया। तो जब भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे या फिर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, तो हमेशा इस चीज को, हुंड का नियम को याद रखना कि जब तक वो ऑर्बिटल पूरा ना भर जाए तब तक उसमें डबल नहीं भरना है। मतलब पहले पूरा फिल हो जाना है, उसके बाद जब ये इधर कुछ नहीं बचेगा तब यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। यही हुंड ने बताया था। एक चीज और, एस में 1, एस ऑर्बिटल के जो होते हैं 1 पार्ट होते हैं, पी ऑर्बिटल में 3 पार्ट होते हैं, डी में 5, एफ में 7। आई होप यू गाइस ये तीनों थ्योरी आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट्स का मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बताऊंगी ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। अपने फ्रेंड्स में शेयर करो यार। Thank you so much for watching my videos.